श्री मात्रे नमः। लोमस ज्योतिष के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सूर्य ग्रह के कारकत्व क्या हैं और इस भाग में हम बात करने वाले हैं चंद्रमा के कारकत्व के बारे में। परंतु उससे पहले अगर मैं बोलूं कि आपने अगर ये कहावत सुनी हो कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, इसका अर्थ ये है कि अगर आप मन से स्ट्रांग हैं तो आप जग जीतने की क्षमता रखते हैं, और अगर आप मन से कमजोर हैं तो कुछ भी, एक सिंपल सा काम भी करना कठिन हो जाता है। और चंद्रमा जो है वो इस जगत का मन है, इस संसार का मन है। अगर सूर्य संसार की आत्मा है, लाइफ फोर्स है, तो चंद्रमा मन है, इस ब्रह्मांड का मन है। तो चंद्रमा के कारकत्व के बारे में बात करने से पहले हमको चंद्रमा की स्टोरीज को, चंद्रमा के बारे में जो कथा है, चंद्रमा की उत्पत्ति, चंद्रमा के जन्म की कथा को जानना अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हमको सारे ग्रहों, 9 ग्रहों की कथा अगर आप अच्छे से पढ़ें, समझें, तो उसमें बहुत सारे गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। न केवल कारकत्व के बारे में, बल्कि ज्योतिषी उपाय भी उसी में निहित है। तो चंद्रमा के जन्म की कथा हरिवंश पुराण में मिलती है। हरिवंश पुराण में चंद्रमा के जन्म का वर्णन है कि ऋषि अत्रि, जो कि ब्रह्मा जी के मनस पुत्र थे, उनको ऐसा भाव आया कि उनके पास चंद्रमा के जैसी संतान हो। तो उन्होंने उसके लिए तप किया, ध्यान किया, और उनके नेत्रों से, उनके आंखों से चंद्रमा के जैसा एक सृजन निकला, जिसको कि 10 दिशाओं ने मिलके गर्भ में धारण किया। परंतु 10 दिशाएं भी चंद्रमा को संभाल नहीं पाई, और जो प्री मैच्योर्ड चंद्रमा थे वो पृथ्वी पर गिर गए, जो कि बहुत ही शांत, दिखने में बहुत ही शांत और चमक से भरे हुए थे, लेकिन वो प्री मैच्योर्ड थे। तो ब्रह्मा जी ने उस प्री मैच्योर बालक रूपी चंद्रमा को उठाया और अपने रथ में बिठाया, और अपने मनस पुत्रों को, ऋषि अत्रि के अलावा उनके और भी मनस पुत्र हैं, जिनको कि उन्होंने बोला कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके इस चंद्रमा, जो क्षीण चंद्रमा है, जो कमजोर चंद्रमा है, या प्री मैच्योर बेबी चंद्रमा है, इसको मजबूत करो। तो उनके जो मनस पुत्र थे, उन्होंने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ 21 बार, 21 टाइम्स परिक्रमा कराया। उस परिक्रमा के दौरान जो चंद्रमा, जो रथ में बैठे हुए चंद्रमा थे, उन्होंने बहुत सारे औषधियों के, या हर्ब्स के कह सकते हैं, कि बीज पृथ्वी पर छिड़के। तो अगर हम यहीं पे रुकें, थोड़ा सा पॉज लें, तो हम दो चीजें देखते हैं। एक तो ये कि क्योंकि ब्रह्मा जी ने बोला अपने मनस पुत्रों को कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके चंद्रमा को मजबूत किया जाए, तो इसका अर्थ यह है कि अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा अगर कमजोर है, तो चंद्रमा के तांत्रिक मंत्र, चंद्रमा के वैदिक मंत्र, या किसी भी चंद्रमा के प्रॉपर जो मंत्र हैं, उसका उच्चारण करके, उसका जप करके चंद्रमा को मजबूत किया जा सकता है। दूसरा, जब चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ 21 बार परिक्रमा कराया गया, तो चंद्रमा ने जो बीज छिड़के पृथ्वी पर, वो औषधियों के, वो वनस्पतियां जो थी, वो औषधि की वनस्पतियां थी। तो इसके कारक
चंद्रमा हुए। तो जितनी भी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं या प्लांट्स हैं, जो पेड़, जो वनस्पतियां हैं, उनके कारक चंद्रमा है। दूसरा, क्योंकि चंद्रमा ने बीज छिड़का, चंद्रमा बीज के कारक हैं, तो कह सकते हैं कि संतानोत्पत्ति में भी इसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो चंद्रमा उसके कारक भी हैं। अब अगर हम आगे चलें इस कथा में, तो चंद्रमा इस तरीके से फिर देखा जाए तो 10 दिशाएं चंद्रमा को धारण नहीं कर पाई। इसका अर्थ क्या है कि चंद्रमा दिशाओं के परे चले गए। अब चंद्रमा मन के कारक हैं, तो इसीलिए मन भी दिशाओं के परे है, पल भर में यहाँ और पल भर में कहीं और। तो जिस तरीके से चंद्रमा बहुत ही तेज गति से चलता है, उसी तरीके से मन भी बहुत ही तेज गति से चलता है, कभी भी मन कहीं भी पहुंच सकता है। उसके बाद चंद्रमा के दो ऐसी कह सकते हैं कि गलतियां हैं, है ना, जिनको किया कह सकते हैं, दो मिसडीड हैं, बुरे कर्म हैं, जो कि जिसका वर्णन आता है। तो पहला तो ये कि चंद्रमा का जो विवाह हुआ, वो हुआ था दक्ष प्रजापति की जो 27 बेटियां हैं उनसे। अब वो 27 बेटियां कौन सी हैं? तो 27 बेटियां 27 नक्षत्र हैं, जैसे कि अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, माघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा इत्यादि। तो इनके साथ जो 27 बेटियों के साथ विवाह हुआ, तो चंद्रमा हर एक बेटी के यहाँ पे के साथ एक दिन बिताता था। चंद्रमा ने हर एक बेटी को एक दिन दे रखा था कि हर एक बेटी के साथ एक दिन रोटेशन में वो बिताएंगे। लेकिन एक बेटी उनकी जो रोहिणी थी, है ना, जिसके साथ चंद्रमा ने ज्यादा टाइम बिताया, तो इसकी वजह से दक्ष प्रजापति ने इनको एक श्राप दिया कि तुम्हारा क्षय होगा, तुम्हारे शरीर का। और उस श्राप के कारण अगर आप देखें तो पूर्णमासी को, यानी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा होता है और फिर उसका क्षय होता है धीरे 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 धीरे, और अमावस्या तक आते आते वो पूर्ण तरीके से विलुप्त हो जाता है, और फिर पुनर्जन्म होता है। फिर प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया ऐसे करते करते फिर वो पूर्ण शरीर धारण करता है। तो ये जो क्षय होने की जो प्रक्रिया है, शरीर का क्षय होने की प्रक्रिया है, इसके कारण जो किसी जातक को अगर टीबी यानी कि क्षय रोग या टीबी कह सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी होती है, तो या लंग्स रिलेटेड या चेस्ट रिलेटेड किसी भी प्रकार का जो क्रॉनिक इलनेस है, जो ऐसी लंबी या डेंजरस बीमारियां हैं, वो चंद्रमा के कारण होती हैं। तो इस तरीके से चंद्रमा का एक ही। और दूसरा जो बुरा कर्म चंद्रमा ने किया, वो किया देवगुरु बृहस्पति की पत्नी के साथ छल किया, और जिसके चलते बुध का जन्म हुआ। तो अगर देखा जाए तो बुध जो है वो चंद्रमा की संतान है, जो कि छल से चंद्रमा ने बृहस्पति का रूप लेकर उनकी पत्नी के साथ छल किया, और जिसके कारण ये हुआ। और ये जो हुआ वो हुआ था कब? ये हुआ भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, जिस दिन हम लोग गणेश चतुर्थी मनाते हैं, या हाँ, गणेश चतुर्थी जिस दिन हम मनाते हैं। तो अगर आपने सुना हो कि लोग कहते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन वाले चांद को, यानी चौथ के चांद को देखने से मना किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर हम गणेश चतुर्थी या चौथ की चांद को देखते हैं, तो मन जो है वो निम्न अवस्था में चला जाता है, अर्थात मन का जो अवस्था है वो नीच अवस्था हो जाती है, और जब नीच अवस्था में चला जाता है तो वो कोई भी बुरा काम कर सकता है। तो इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन के चांद को देखने से मना किया जाता है। उस दिन के चंद्रमा को हम बोलते हैं कि नहीं देखना चाहिए।
उसकी वजह से, अब ये जो छल किया था उसकी वजह से फिर इनको अलग लेवल की सजा मिली, इनको अलग लेवल का दंड मिला, और वो दंड दिया भगवान शिव ने। इनको पहले इनको क्लीन किया समुद्र में डुबा के, फिर इनको दो टुकड़े कर दिए। एक टुकड़े को जो क्लीन था जिसको अपने सर पे धारण किया, और आधे टुकड़े को फिर फर्दर छोड़ दिया, जिसको कि फिर लेटर ऑन ब्रह्मा जी ने क्लीन किया। तो ये सब स्टोरीज हैं और आगे चलती जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि अगर चंद्रमा वीक है तो मन, अगर मन कमजोर हो गया, चंद्रमा कमजोर हो गया यानी कि मन कमजोर हो गया, और मन कमजोर हो गया तो फिर कुछ भी गलत काम कर सकता है, या कॉन्फिडेंस नहीं होगा किसी भी चीज के लिए, तनाव, चिंता, बहुत सारी चीजें हैं जो कि अ, आएंगी जातक के स्वभाव में। तो ये स्टोरी है, और अगर आपको डिटेल में इस स्टोरी को पढ़ना है तो हरिवंश पुराण उठाइए, उसमें चंद्रमा की स्टोरी पढ़िए, उसमें और भी स्टोरीज हैं, बहुत सारे और भी ज्योतिषीय उपाय हैं जो कि हरिवंश पुराण से लिए गए हैं, जिसको कि हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन चंद्रमा की स्टोरी डेफिनेटली आप पढ़िए, डिटेल में पढ़िए कि कैसे बुध की उत्पत्ति हुई, कैसे क्या क्या हुआ। मैंने तो बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया है। तब इसी के साथ आगे चलते हैं और हम चंद्रमा के कारकत्व को देखते हैं, जो कि हम कुंडली के विश्लेषण में यूज करेंगे। तो चंद्रमा मन का कारक है, जो हम पहले ही देख चुके हैं। चंद्रमा माता का कारक है, और जैसा मैंने बताया कि चंद्रमा सेलेस्टियल कैबिनेट में अगर सूर्य राजा है तो चंद्रमा रानी है। रानी की उपाधि चंद्रमा को दिया गया है। चंद्रमा चंचल है, जैसा मैंने बताया कि 10 दिशाएं जिसको होल्ड नहीं कर पाई, इतना चंचल स्वभाव है चंद्रमा का। चंद्रमा बहुत भावुक है। चंद्रमा भावुक नहीं है, चंद्रमा भावुकता का कारक है, ऐसा कह लीजिए आप, कि इमोशनल नेचर अगर देखा जाए तो वो चंद्रमा की वजह से आता है। चंद्रमा जो है वो बहुत ही तेज गति से चलने वाला है। तेज गति से और भी ग्रह चलते हैं, जैसे कि बुध है, वो भी बहुत तेज गति से चलता है। शनि अगर आप देखें तो बहुत ही स्लो मूवमेंट है शनि का। तो चंद्रमा बहुत फास्ट चलता है, बहुत तेज। चंद्रमा से के मूवमेंट से ही तिथि बदलती रहती है। चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक है माता के लिए। मैंने बताया था कि चतुर्थ भाव के दो कारक हैं, एक तो चंद्रमा है जो कि माता के लिए है, और शुक्र है जो कि घोड़ा, गाड़ी इत्यादि के लिए है। चंद्रमा लग्न भी है। चंद्रमा जन्म राशि का कारक है। जन्म राशि का कारक अर्थात जिस भी, जब किसी जातक का जन्म होता है तो जिस राशि में चंद्रमा रहता है उस राशि को जन्म राशि कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी जातक का जब जन्म हुआ तो जन्म के समय चंद्रमा अगर मिथुन राशि में, तो मिथुन राशि, मिथुन उसका राशि हुआ। भले ही लग्न कुछ और हो, लग्न हो सकता है कि सिंह हो, लेकिन क्योंकि चंद्रमा मिथुन राशि में है उस दिन, उस टाइम पे, तो इसको हम जातक का जन्म राशि मिथुन बोलेंगे। इसको मैंने इनिशियल एपिसोड्स में लोमश ज्योतिष के जो इनिशियल, जो शुरुआत के जो एपिसोड्स हैं उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको समझना है तो आप उसको वहां से देख सकते हैं कि लग्न कैसे निर्धारित होता है और जन्म राशि कैसे निर्धारित होती है। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, जैसे मैंने बताया कि 27 जो नक्षत्र हैं चंद्रमा उससे होके गुजरता है, और हर एक नक्षत्र में एक एक दिन करते हुए वो जाता है। तो वो जो जन्म के समय जिस नक्षत्र में रहेगा चंद्रमा, उसको हम जन्म नक्षत्र कहते हैं। और जन्म नक्षत्र का बहुत ज्यादा कह सकते हैं महत्व है,
ज्योतिष में, न केवल ज्योतिष में, बल्कि आप कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का ऑस्पिशियस टाइम यानी मुहूर्ता जब हम देखते हैं, उसमें भी आप अगर कोई काम स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें भी कि आप अपने जन्म नक्षत्र से कौन से नक्षत्र में वो काम करने जा रहे हैं, है ना? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें निर्धारित होती हैं कि वो संपत्ति देगा, विपत्ति देगा, है ना? इस तरीके से हम अ, जन्म नक्षत्र से काउंटिंग करके देखते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जन्म नक्षत्र। चंद्रमा बहुत ही चंद्रमा का जो स्वभाव है वो शांत है, दयालु है, कोमल है, सौम्य है। लेकिन ये किस चंद्रमा का स्वभाव है? ये एक मजबूत चंद्रमा का, बलि चंद्रमा का स्वभाव है। अगर चंद्रमा मान लीजिए कि बली है, अफ्लिक्टेड नहीं है, पीड़ित नहीं है किसी जातक की कुंडली में, तो वो जातक सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं बन सकता है। ऐसा क्यों? आप खुद सोचो कि अगर कोई डॉक्टर है तो वो दिन भर हॉस्पिटल में क्या देखता है? एक मरीज को देखता है, जो मरीज पीड़ा में है, दर्द से कराह रहा है। और अगर उस डॉक्टर का चंद्रमा पीड़ित नहीं है, तो उसके अंदर ये क्षमता नहीं होगी कि वो कराहते हुए मरीज को देख पाए। उसके अंदर दया भाव आ जाएगा, और अगर दया भाव आ गया डॉक्टर के अंदर, तो वो कभी भी किसी पेशेंट का इलाज नहीं कर सकता, उसका उसका उपचार नहीं कर सकता है ठीक से। तो इसलिए एक डॉक्टर की कुंडली में चंद्रमा का पीड़ित होना अत्यंत आवश्यक है। इस बात को आप नोट कर लो। जब भी आप प्रोफेशन या किसी भी उस पे एनालिसिस करोगे, तो अगर मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है और 12वीं क्लास के बाद वो एमबीबीएस करना चाहता है, तो आप ये चीज़ ज़रूर देखें कि क्या उसका चंद्रमा पीड़ित है कि नहीं है। बाकी और भी पैरामीटर्स हैं, जैसे कि 12th हाउस हॉस्पिटल का, 6th हाउस बीमारी का, 5th हाउस एजुकेशन का, 10th हाउस प्रोफेशन का, देन आय का, 11th हाउस, 2nd हाउस धन का। ये सारी चीज़ें कनेक्टेड होनी चाहिए, लेकिन एक मोटा-मोटा आपको ये देखना ज़रूरी है कि चंद्रमा पीड़ित है कि नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। हार्ड हार्टेड बनाएगा अगर चंद्रमा पीड़ित रहेगा तो। और अगर चंद्रमा बहुत स्ट्रांग हुआ, तो बहुत कोमल और सौम्य बनाएगा। चंद्रमा कह सकते हैं कि कल्पना का कारक है। अर्थात किसी जातक में अगर हम बोलें कि कल्पना करने की शक्ति है, तो वो चंद्रमा की वजह से आता है। चंद्रमा कंप्लीटली आपके मूड को रिप्रेजेंट करता है ना। एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जैसे हम बार बार बोलते हैं ना कि मन और माइंड, तो ये आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, और ये सत्य है कि मन का मतलब लूजली हम उसको ट्रांसलेट करके बोल देते हैं कि मन मतलब माइंड, लेकिन मन का रियल में कोई ऐसा स्पेशल कह सकते हैं स्पेसिफिक वर्ड इंग्लिश में नहीं है। तो मन, मनस, है ना, उसका कारक है चंद्रमा। चंद्रमा रोमांस का कारक है। चंद्रमा म्यूजिक यानी संगीत का कारक है। चंद्रमा, अगर कोई व्यक्ति बहुत बातूनी है तो वो चंद्रमा की वजह से है। अगर मान लीजिए किसी के सेकंड हाउस में चंद्रमा है, जो कि वाणी का जिससे हम वाणी देखते हैं, सेकंड हाउस से क्या देखते हैं, हम स्पीच देखते हैं, वाणी देखते हैं। और अगर वहां चंद्रमा बैठा है और अच्छी स्थिति में, तो वो जातक बहुत ज्यादा बातूनी होगा, बहुत तेज बोलने वाला होगा। है? चंद्रमा स्त्री है, जैसे मैंने बताया कि सूर्य पुरुष है, चंद्रमा स्त्री है। चंद्रमा सौंदर्य को का कारक है। अब सौंदर्य दो तरीके से हो सकता है। एक सौंदर्य हो सकता है जो कि आप बोल सकते हैं कि हाँ वो सुंदर है, लेकिन तीखे नयन नक्श वाला जो सुंदरता है, वो हमेशा शुक्र से आएगा। चंद्रमा की सुंदरता में
और शुक्र की सुंदरता में यही अंतर है कि बहुत ज्यादा जो शार्प तीखे नैन नक्श होते हैं, प्लस जो हाव भाव होते हैं, हाँ, वो जो सिडेक्टिव तो बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन आप बस ये समझ लीजिए कि जैसे कथक में कैसे आंखों को इधर उधर घुमाना और हाव भाव करना, तो उस तरह का जो हाव भाव है वो शुक्र से आएगा। चेहरे की चमक का कारक चंद्रमा है। चंद्रमा बाईं आंख का कारक है। तो दोनों ही सूर्य और चंद्रमा दोनों ही आंख के कारक हैं, और अगर ये अफ्लिक्टेड होते हैं तो डेफिनेटली आई साइट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। चंद्रमा चेस्ट एरिया यानी छाती का कारक है, ब्रेस्ट का कारक है, फेफड़े का कारक है। चंद्रमा से मानसिक रोग हो सकता है। अगर चंद्रमा अफ्लिक्टेड है तो मानसिक रोग हो सकता है। किसी भी टाइप का जो ब्लड डिसऑर्डर होगा वो चंद्रमा की वजह से होगा। भय, आप इस बात को नोट कर लो कि अगर किसी जातक की कुंडली में अगर आप देखते हो कि राहु और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, तो ये मान के चलो कि उस जातक की कुंडली में उस जातक को किसी न किसी प्रकार का एक भय हमेशा रहेगा, क्योंकि राहु और चंद्रमा फोबिया देते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है ये फोबिया देता है, भय देता है। राहु और भी बहुत सारी बीमारियों का कारक है, जो कि बहुत डिटेल हो जाएंगे, लेकिन मैंने मेन मेन जो कारक हैं वो लिए हैं। जो चंद्रमा है वो गन्ने का कारक है, शुगर केन का। चंद्रमा घी का कारक है। चंद्रमा किसी भी प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट का कारक है। जितने भी प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट आप सोच सकते हैं सबका कारक चंद्रमा है। जितनी भी वाइट थिंग्स हैं, जो भी सफेद चीजें हैं ना, उसका कारक चंद्रमा है। जितने भी रत्न हैं उसका कारक चंद्रमा है। और जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, यानी जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, जैसे मछली हो गया या कोई भी एनिमल्स हो गया, वो सबके कारक चंद्रमा है। ओशन से निकलने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब के कारक चंद्रमा है। चंद्रमा कह सकते हैं कि बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा बेसिकली ट्रेडिंग ना। चंद्रमा फॉरेन ट्रेवल स्पेशली थ्रू ओशन। और चंद्रमा फॉरेन ट्रेड्स को भी रिप्रेजेंट करता है, उसका भी कारक है। चंद्रमा की वजह से ही कोई मरीन लाइन में जा सकता है, या तो वो मर्चेंट नेवी हो सकता है, या वो एक्चुअल नेवी हो सकता है, या फिर वो सेलर हो सकता है, या वो डाइवर हो सकता है। जो भी इस तरह की जो प्रोफेशन है वो या फिशिंग हो सकता है। तो इस तरह की जो भी प्रोफेशन है वो चंद्रमा की वजह से है। चंद्रमा उसका कारक है। चंद्रमा वृषभ राशि में 3 अंश तक उच्च का होता है, और ठीक उसके अपोजिट कोई भी ग्रह का अगर आप उच्च की स्थिति जानते हैं तो उसके नीच की स्थिति को जस्ट 7वें घर अपोजिट उसके 7वां घर होगा। तो अगर वृषभ से 1 गिनना शुरू करेंगे तो आप वृश्चिक राशि पर आएंगे तो 7वां भाव है वो। तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा 3 अंश तक नीच का होगा। चंद्रमा चावल का कारक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि यही सब आपके ज्योतिषी उपाय में काम आएगा। चंद्रमा सफेद रंग का कारक है, चंद्रमा मोती का कारक है। तो चंद्रमा का उपाय, जब भी किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो चावल का दान, है ना, ये सब चीजें, हमेशा दूध से बने उत्पाद का दान, है ना, ये सब चंद्रमा को पेसिफाई करने के लिए, उसको शांत करने के लिए यूज होता है। चंद्रमा सिल्वर यानी चांदी का कारक, चांदी, चंद्रमा जो है चांदी का कारक है। और चंद्रमा देवी देवताओं की अगर हम बात करें तो चंद्रमा
कि जो जिस देवी देवता की पूजा करने से चंद्रमा की शांति होती है वो एक तो शिव जी हैं, क्योंकि उन्होंने ही चंद्रमा को डुबाया था, क्लीन किया था और 2 टुकड़े में काट के और एक हाफ को अपने सर पे धारण किया था, जिसकी वजह से वो चंद्रशेखर कहलाए थे। तो शिव जी की पूजा करने से भी चंद्रमा की जो कह सकते हैं कि शांति, ग्रह शांति होती है। हाँ, पार्वती जी की या शक्ति की आराधना करने से भी चंद्रमा कंट्रोल होता है। चंद्रमा का जो स्वभाव है वो राजसिक और सात्विक दोनों है, और चंद्रमा जैसा मैंने बताया, चंद्रमा कंडीशनल बेनिफिक है। कभी भी चंद्रमा ऐसा नहीं होगा कि हमेशा फुल बेनिफिक है ना, पूर्ण रूप से बेनिफिक है या पूर्ण रूप से शुभ है। ये कंडीशनल है। जैसे कि अष्टमी से अष्टमी का जो चंद्रमा होता है, अ, वो देखा जाए तो वो बढ़ रहा है चंद्रमा, और फिर पूर्णिमा तक जा रहा है, तो वो एक मजबूत चंद्रमा है। और अपोजिटली जब वो घट रहा है तो वो एक वीक चंद्रमा है, कमजोर चंद्रमा है। और तो इस तरीके से चंद्रमा कंडीशनल बेनिफिक है। तो ये सारी चीजें हो गई चंद्रमा के कारकत्व, चंद्रमा के जो कथा है, उत्पत्ति चंद्रमा की कैसे हुई, इसके बारे में। और इस भाग में बस इतना ही। और हम अगले भाग में देखेंगे मंगल के कारकत्व के बारे में। और मेरा आपसे अनुरोध यही रहेगा कि जितनी भी आपकी कुंडली हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर राहु और चंद्रमा है तो वो फोबिया देता है, तो आप खुद जाके देखें किसी कुंडली में, किसी जानने वाले के, और देखें कि उसको किसी बात का भय रहता है कि नहीं, राहु और चंद्रमा का क्या इम्पैक्ट है। हालांकि जब भी मैं बोलता हूँ देखने के लिए, तो हमको लग्न कुंडली से लग्न कुंडली में, फिर नवांश कुंडली में, ये सब भी देखना होता है। बट फिर भी आप जस्ट एक फर्स्ट लेवल एनालिसिस के लिए एटलीस्ट आप लग्न कुंडली में या चंद्र कुंडली में आप देख सकते हैं कि राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है कि नहीं। अगर है तो उस जातक के जीवन में कैसा चल रहा है। तो इस भाग में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।